नमस्कार। चलिए आज कंप्यूटर की दुनिया के दो सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं, रैम और रोम। ये नाम हम सबने सुने तो हैं, पर असल में ये हैं क्या और एक काम कैसे करते हैं, आइए इसे एकदम आसान भाषा में जानते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अपना कंप्यूटर या फोन बहुत धीमा चल रहा है, और कभी कभी वही डिवाइस एकदम मक्खन की तरह तेज चलता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? जी हाँ, इसका जवाब अक्सर डिवाइस की मेमोरी में ही छिपा होता है। और अगर मेमोरी को समझना है तो रैम और रोम को समझना ही इसकी पहली सीढ़ी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले कंप्यूटर की याददाश्त को समझेंगे, फिर रैम और रोम की दुनिया में गोता लगाएंगे, दोनों की आमने सामने तुलना करेंगे, और आखिर में ये जानेंगे कि ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए अपनी लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं रैम की। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक मिसाल, यानी एक एनोलॉजी। सोचिए कि रैम एक स्टडी टेबल की तरह है। टेबल जितनी बड़ी होगी उतनी ही ज्यादा किताबें और नोट्स उस पर फैलाकर एक साथ काम किया जा सकता है ना? लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ और टेबल साफ की तो सब कुछ वहां से हट गया। और बस यही है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की टेम्पररी, मतलब कुछ देर के लिए काम करने वाली मेमोरी है। जब भी कोई ऐप या फाइल खोली जाती है तो वो इसी डिजिटल डेस्क पर आकर खुलती है। रैम की खासियत ही यही है कि ये टेम्परेरी है। ये सिर्फ उन्हीं चीजों का डेटा रखती है जो अभी चल रही हैं, और जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ रैम पूरी तरह से खाली हो जाती है। इसीलिए कहते हैं जितनी ज्यादा रैम उतना ही एक डिवाइस एक साथ ज्यादा काम संभाल सकता है, वो भी बिना धीमा हुए। वक्त के साथ साथ रैम की टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ी है। पुराने कंप्यूटर्स में DDR3 रैम आती थी, आजकल ज्यादातर में DDR4 मिलती है, और जो सबसे नई और तेज है वो है DDR5। तो रैम को तो हमने समझ लिया। अब चलते हैं मेमोरी के दूसरे प्रकार पर, यानी रोम पर। अगर रैम एक स्टडी टेबल थी तो रोम को एक छपी हुई किताब समझिए। किताब में जो एक बार छप गया वो हमेशा के लिए वहीं रहता है। उसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसमें कुछ नया लिखा नहीं जा सकता। और यही है रोम, मतलब रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर की स्थायी यानी परमानेंट मेमोरी है। इसे नॉन वॉलेटाइल भी कहते हैं, क्योंकि पावर बंद होने पर भी इसके अंदर का डेटा डिलीट नहीं होता। रोम का सबसे जरूरी काम होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले सॉफ्टवेयर को संभाल के रखना, जैसे कि बायोस। ये वो निर्देश हैं जो कंपनी से ही इसमें डालकर भेजे जाते हैं, और इन्हें कोई आम यूजर आसानी से बदल नहीं सकता। वैसे इसका नाम रीड ओनली जरूर है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इसे थोड़ा फ्लेक्सिबल बना दिया है। PROM, EEPROM और EEPROM जैसे इसके कुछ प्रकार हैं जिन्हें खास तरीकों से अपडेट किया जा सकता है, जैसे कि डिवाइस का फर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए। पर यह कोई रोज का काम नहीं है। तो अब जब हम दोनों को अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं कि कौन क्या है। चलिए अब इन दोनों का एक सीधा सीधा मुकाबला देखते हैं। तो यहां सारे अंतर बिल्कुल साफ हैं। रैम तेज, बड़ी और टेम्पररी है, ये काम करने की जगह है। वहीं रोम धीमी, छोटी और परमानेंट है। ये डिवाइस की निर्देश पुस्तिका है। एक ऐप्स चलाती है तो दूसरी डिवाइस को शुरू करती है। मतलब दोनों के काम पूरी तरह से अलग हैं। ठीक है, ये सारी तकनीकी बातें तो हो गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? फायदा है, और बहुत बड़ा फायदा है। जब भी कोई नया फोन या कंप्यूटर खरीदा जाता है तो रैम का साइज एक बहुत ही बड़ा फैसला होता है। कितनी रैम चाहिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि डिवाइस का इस्तेमाल किस तरह के कामों के लिए होगा। मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ बेसिक काम करने हैं तो 4 GB रैम भी काफी हो सकती है। सामान्य इस्तेमाल के लिए 8 GB आजकल एक अच्छा स्टैंडर्ड बन गया है। लेकिन अगर गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे भारी काम करने हैं तो कम से कम 16 GB रैम होनी ही चाहिए। और हाँ, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर चलाते हैं, उनके लिए तो 32 GB या उससे भी ज्यादा रैम काम को बेहद आसान बना देती है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है, ज्यादा रैम का मतलब है बेहतर मल्टीटास्किंग और एक स्मूथ, बिना अटके चलने वाला एक्सपीरियंस। ये किसी भी डिवाइस की असली स्पीड की चाबी है। उम्मीद है अब रैम और रोम का ये पूरा चक्कर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली बार जब कोई डिवाइस खरीदें या किसी का डिवाइस धीमा चले तो शायद अब पता होगा कि इसकी एक बड़ी वजह रैम भी हो सकती है।